क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है पहला, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर, व्यंजन, मात्रा या विसर्ग? तो ये आपका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर रहेगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा स्वर। काफी आपका रहेगा महत्वपूर्ण आपके पेपर के लिए। ह्रस्व का मतलब होता है यानी कि मूल स्वर की हम लोग बात कर रहे हैं। आपके चार होते हैं, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ये चार आपके क्या होते हैं? चार आपके यहाँ पर जो है मूल स्वर होते हैं। बाकी सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे दीर्घ में, जैसे कि बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके दीर्घ में चले जाएंगे। ठीक है, और प्लुत क्या होता है? प्लुत में यहाँ पर जहाँ पर हमें ज़्यादा किसी को पुकारते हैं तो हमें ज़्यादा समय उसमें देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि दीर्घ से भी ज़्यादा समय, जैसे कि ओम हो गया, ठीक है, आपका राम हो गया, तो वहां पर हम बोलेंगे उसको प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है दूसरा, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? चार आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका है दीर्घ स्वर। अब एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जब भी यहां पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? दीर्घ स्वर के बारे में। और एक चीज और यहां पर आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त स्वर। तो बड़ा आ, ठीक है, बड़ा ई और ये बड़ा ऊ, ये सारे किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में आएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करें संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, तो उसमें आपके चार आपके आ जाएंगे ये स्वर। ठीक है, जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि इसमें तीन तो यहां पर आपके लिखे हुए हैं, तीन तो आपके जैसे कि ऑप्शन बी, सी, डी, और एक इसमें नहीं लिखा, वो भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये चारों किस में आते हैं? ये चारों आपके आ जाएंगे संयुक्त स्वर में आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए जब यहां पर पूछा गया है कि कौन सा आपका दीर्घ स्वर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे किस में आ जाएंगे? आपके संयुक्त स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया है अगला तीसरा, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? चार आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है, तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाह हो जाएगा। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आपके पेपर के लिए रहेगा। जब भी हम लोग कंठ ध्वनि की बात करेंगे, इन चारों में से कौन सा है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि छोटा आ। ठीक है, और कंठ ध्वनि की अगर यहां पर हम बात करेंगे इसमें क्या क्या आता है, तो छोटा आ इसमें आता है, इसमें आपका बड़ा आ आता है। ठीक है, इसके साथ आपका ये पूरा आपका जो का वर्ग है, ये पूरा इसमें आपका आता है का वर्ग। ठीक है, का, खा, गा, घा, ठीक है, अंगा, इसके साथ साथ इसमें हा आता है, और आपका जो है विसर्ग आता है। ये सारे किस में आते हैं? ये आपके कंठ में आते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है 5, जब एक ही ध्वनि, यानी कि जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे युग्मक ध्वनियां कहते हैं। जैसे कि अगर यहां पर हम देखेंगे, आपका लिखा हुआ है अम्मा, यानी कि आधा माँ और पूरा माँ, इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपका रहेगा प्रफुल्ल, तो आधा ला और ये पूरा ला। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग युग्मक ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 6, कंठ तालव्य कौन सा है? चार आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है, आपको बताना है कंठ तालव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आपका सी हो जाएगा। और ये काफी एक आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कंठ तालव्य। नंबर 7 की हम लोग बात करेंगे, आपका उद्यान है, इसको आपको तोड़ के लिखना है, यानी कि इसका वर्ण विच्छेद करना है। उद्यान, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ऊ रहेगा, दा, या। ठीक है, ये दोनों आधे रहेंगे, फिर या, फिर बड़ा आ रहेगा, फिर ना आधा, और ये छोटा आ। ऐसे इसको तोड़ के लिखा गया, यानी कि इसका वर्ण विच्छेद कर दिया गया, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नंबर आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 9, और यहां पर आपको पूछा गया है कि इसमें कौन सा आपका उच्चारण स्थान रहेगा? तो सिंपल सा आंसर आपका रहेगा कंठ तालव्य। तो अभी आप जस्ट आप पढ़ के आए थे, ये दोनों आपके किस में आएंगे? कंठ तालव्य में आपके आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 10, मध्य स्वर इन सभी में से कौन सा रहेगा? आंसर ए रहेगा आपका, बी, सी या डी। तो जब भी यहां पर हम लोग मध्य स्वर की बात करेंगे, तो इसमें आपका छोटा आ किस में आता है? आपका ये आपका मध्य स्वर में आता है। नंबर 11, अंक और आहा ये क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अजगुवा है, ये आपका ये संयुक्त व्यंजन है।
तो इनको अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका रहेगा अयोग वाह रहेगा। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा अयोग वाह है, यानी कि अयोग वाह वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग अयोग वाह कहते हैं। नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आपका यहाँ पर स्वर नहीं है? तो सिंपल सी बात, यानी कि इसका जो आंसर नंबर डी है ये यहाँ पर आपका व्यंजन है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आपका संयुक्त स्वर है? तो पीछे भी हमने आपको बताया था, आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका रहेगा संयुक्त स्वर, यानी कि ये दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो आपके पेपर के लिए काफी आपका रहेगा इम्पोर्टेंट। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखेंगे ये किस किस, जैसे कि पहले वाली बात करेंगे, ये पहला वाला किससे मिलकर बनता है? ठीक है, तो इसमें छोटा आ रहेगा प्लस छोटा आ रहेगा प्लस ई रहेगा, तब ये आपका पहला वाला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाली की बात करेंगे, ये कैसे बनता है? तो छोटा आ रहेगा और आपका ई हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा दूसरा वाला। फिर इसी तरीके से तीसरे की बात करेंगे, ओ की बात करेंगे, ये कैसे बनता है? तो छोटा आ प्लस इसमें क्या रहता है? ऊ रहता है छोटा वाला, तब ये बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाली बात करेंगे, लास्ट वाली की बात करेंगे कैसे बनेगा? इसमें आ रहेगा प्लस आपका ओ रहेगा। ठीक है, तब आपका ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बनता है संयुक्त स्वर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? यानी कि एक ही क्वेश्चन कई सारे पेपर में बार बार रिपीट किया गया, सेम क्वेश्चन। तो यहां पर भी आपसे पूछ रहा है कंठ तालु, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है कि शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? ठीक है, यानी कि स्वर भक्ति आपको हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया अगला, यहां पर क्या बोला गया कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण की यहां पर बात की गई है, तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि खा, छा और ठा, ये क्या है सारे आपके? ये महाप्राण। अगर यहां पर हम महाप्राण की बात करेंगे कि महाप्राण होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, यानी कि महाप्राण वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, वायु निकलती है, और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो आपका वर्ण होता है, ठीक है, वो आपका महाप्राण में आता है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, सभी स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग आपको पहचानना है जिसमें सारे आपके स्पर्श व्यंजन हो। आंसर ए रहेगा आपका, बी, सी या डी। तो कोई ए भी गलत है, बी गलत है, डी गलत है, केवल आपका सी रहेगा। ठीक है, यानी का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक क्या होता है आपके? ये स्पर्श व्यंजन में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 3, स्पर्श व्यंजन कंठ, अघोष और महाप्राण ध्वनि आपको पहचानना है कौन सा रहेगा। मतलब स्पर्श व्यंजन भी हो तो चारों आपके स्पर्श व्यंजन है, कंठ भी आपके चारों हैं, तो पहला भी खत्म हो गया, दूसरा भी खत्म हो गया। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा था कि महाप्राण क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है, 2 और 4। तो 2 यहां पर सी है और 4 यहां पर आपका डी है, यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि ए और बी खत्म हो गया, और 2 और 4, यानी कि सी और डी में कोई एक आपका ऑप्शन होगा, सी और डी में। ठीक है, अच्छा दूसरा यहां पर क्या है? अब आपसे अघोष पूछा कि अघोष क्या होता है। अब यहां पर अघोष भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम अघोष की बात करेंगे तो अघोष में आता कौन है, अघोष में क्या आता है, आपको यहां पर ये भी ध्यान में रखना कि अघोष में कौन सा आएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग घोष की बात करेंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सारे स्वर, 11 लावा और हा, ये घोष में आते हैं, तो बचे हुए सारे आपके अघोष हो जाएंगे। यानी कि 1 और 2 प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण है वो आपका अघोष में आ जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर नंबर आपका सी बन जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एलिमिनेट करके भी आंसर आसानी से इसका पा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 19, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष अभी हमने पढ़ा था कि प्रत्येक आपका जो वर्ग होगा उसका पहला और दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा आपका वर्ण हो गया, साथ में तीनों आपके शाह हो गए, 3 के तीनों आपके यहाँ पर शाह भी इसमें रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना, ये भी आपका अघोष में आता है। ठीक है, बाकी सारे आपके घोष में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर
निम्न में से कौन सा आपका महाप्राण व्यंजन है? कौन सा महाप्राण व्यंजन है? तो आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि भा। भा क्या आपका एक महाप्राण व्यंजन है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक आपका यहाँ पर जो वर्ग है उसका दूसरा और चौथा क्या होता है आपका महाप्राण में आता है। ठीक है। नंबर 21, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यहां पर कौन सा आपका अंतस्थ व्यंजन है, आपको ये बताना है। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चार आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या होता है, रा होता है, ला और वा, ये चार होते हैं इसमें। ठीक है, तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना है, यार अलावा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर आपका है 22। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, वो कहलाते क्या है जब एक साथ मिल जाते हैं? तो उनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और ये काफी आपका रहेगा इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, काफी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा जाता है छतरी वाला छा लिखते हैं, ये कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? इसमें का होता है प्लस इसमें आपका ये शाह होता है, तब ये छतरी वाला छा आपका बनता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। 23 की बात करेंगे, पा, फा, बा, भा और मा, ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, आंसर आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी या डी। इनको हम लोग वो क्या बोलते हैं? ओष्ठ कहते हैं। आगे बात करेंगे सघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से कौन सा आपका सघोष वर्ण है? तो अभी हमने पढ़ा था कि घोष और अघोष क्या होता है। तो जब भी सघोष की बात करेंगे या घोष की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आपका वर्ण हो गया, साथ ही साथ सारे स्वर आते हैं। सारे आपके क्या होते हैं? सारे आपके स्वर भी रहते हैं। ठीक है, और स्वर के साथ साथ यारा लावा, या, रा, ला, वा और हा भी रहता है। ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं? आपके सघोष में आते हैं। तो अगर हम इन सभी को देखेंगे और ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि बा। 25 की बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इन सभी में कौन सा आपका ऊष्म व्यंजन है? तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन होता कौन कौन सा है, आपको ये बताना है कि कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो तीनों सा और हा। ठीक है, तीनों शाह, तीनों आपके शाह हो गए और आपका हा हो गया, ये आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ठीक है, 26 देखेंगे, हिंदी में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? टोटल की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 52, यानी कि 52 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे इनमें से कौन सा आपका कंठ वर्ण है? तो अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था, कंठ की जब भी हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कंठ में कौन कौन सा आता है? तो कंठ में आपका छोटा आ जाएगा, स्वर में आपका बड़ा आ जाएगा, व्यंजन में आपका का वर्ग पूरा पूरा आ जाता है, का वर्ग। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका जो है हा आ जाता है और आपका विसर्ग आ जाता है, ये किसमें आता है? आपके कंठ में आता है। ठीक है, 28 देखेंगे, वा का उच्चारण स्थान क्या है? जब भी हम वा की बात करेंगे यानी कि इसका रहेगा दंतोष्ठ है। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका इसका सी हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे 29, अघोष वर्ण कौन सा है? यहां पर कौन सा आपका अघोष वर्ण है, आपको अघोष बताना है। तो चार आंसर आपके सामने दिया गया, आंसर आपका इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाह। तो तीनों शाह आपके अघोष में आते हैं, तीन के तीनों शाह किस में आते हैं? आपके अघोष में आते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, यानी कि छा से लेकर डा के बीच कौन सा अक्षर आएगा? तो आपको छा से लेकर डा को पूरा एक बार देख लेना है। ठीक है, लिखकर चाहे आप इसको देख लो कि बीच में आपका यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, ओके, बीच में कौन सा यहाँ पर आपका, अगर इसको पूरा ऐसे लिख के देखोगे, ठीक है, तो आप काउंट करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि बीच में आएगा। ठीक है, नंबर 31 देखेंगे, कौन सा यहाँ पर आपका महाप्राण ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सा आपका महाप्राण नहीं है? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि महाप्राण कौन सा होता है कि किसी वर्ग का पहला और किसी वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। 2 और 4 क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। बाकी जो बच जाएंगे वो आपके फिर अल्प प्राण में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, शाह जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? आपको यहां पर ये बताना है। शाह इसका आपका रहेगा तालव्य, यानी कि तालु रहेगा। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाला, ये वाला जो शाह है वो तो आपका हो गया तालव्य हो गया, तालु हो गया। ठीक है, इसके अलावा मूर्धा में कौन सा शाह आता है? तो मूर्धा में आपका ये वाला शाह आता है, ये वाला आपका मूर्धा में शाह आता है। ठीक है, और दंत की बात करेंगे कि दंत में कौन सा शाह आता है? तो दंत में आपका ये वाला शाह आता है। तो ये तीनों शाह को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन इस पर संघर्षी है?
तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जा। ये किस में आता है? ये आपका स्पर्श संघर्षी में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चा हो गया, छा हो गया, ठीक है, जा हो गया और झा हो गया। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, जब भी हम ऊष्म की बात करेंगे तो आपका आंसर इसका रहेगा डी यानी कि तीनों शा और हा। आगे देखेंगे हम हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ तो आपका रहेगा यार अलावा क्या है आपका ये अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो सिंपल सी बात है, यानी कि 3 तो ए रहेगा, सी भी रहेगा और बी भी रहेगा, लेकिन डी नहीं रहेगा। ये आपका यहाँ पर संयुक्त में नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 39, निम्न में से कौन सा व्यंजन आपका पार्श्विक है? 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया। आंसर आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी या डी। तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा, यानी कि ला हो जाएगा। ठीक है, इसके उच्चारण में वायु जो है जिह्वा के दोनों यानी कि पार्श्व अर्थात बगल से निकलती है, उसे हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 40, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण अभी आपने पढ़ा था कि महाप्राण होता क्या है। आप सभी को पता है कि प्रत्येक आपका जो वर्ग है उसका दूसरा चौथा आपका महाप्राण होता है। तो यहां पर इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी घा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा आपका स्पर्श संघर्षी है। आंसर ए रहेगा आपका, बी, सी या डी। तो आपका आंसर इसका ए रहेगा। आपको सभी को पता है कि तीनों शाह हो गए, तीनों आपके शाह हो गए और साथ में आपका हा हो गया। ठीक है, ये किस में आते हैं आपके? ये आपके व्यंजन संघर्षी में आते हैं। आगे यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर क्या है कि ज्ञा कैसे बनता है, ज्ञा को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जा आपका आधा रहेगा और प्लस यहां पर आपका इया आ जाएगा, तो ऐसे आपका ये ज्ञा बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर अगला दिया गया 43, इनमें से कौन सा आपका व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो गा आपका नहीं रहेगा, बाकी आपके 3 हो जाएंगे। आंसर ए, बी और डी और साथ साथ यहाँ पर आपका हा भी हो जाएगा ऊष्म में, लेकिन आपका ऑप्शन सी नहीं रहेगा, गा आपका स्पर्श व्यंजन में आता है। 44 में क्या है कि वाह व्यंजन क्या है? ऊष्म, अंतस्थ, महाप्राण या अघोष। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि या हो गया, रा और ला और वाह, ये किसमें चारों आते हैं? आपके ऊष्म में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 44, वाह व्यंजन क्या है? ऊष्म, अंतस्थ, महाप्राण या अघोष। तो आंसर इसका आपका रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि अंतस्थ। या भी आपका आता है इसमें, रा भी आता है, ला और वही 4 के 4 इसमें आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया अगला 46, निम्नलिखित में से कौन सा आपका टा वर्ग में नहीं है इनमें से? तो सिंपल सी बात, आंसर ए, बी, सी या आपका डी। तो यहां पर आपका धा नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका टा वर्ग में नहीं आता है। धा आपका किस में आता है? ये आपका ता वर्ग में आता है। ठीक है, ये ता में आएगा, ना तो कि टा में। क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा दंत वर्ण है? 4 आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दा क्या रहेगा आपका? ये दंत वर्ण। इसमें आपका ये पूरा ता वर्ग आता है, ता वर्ग आपका पूरा आता है, ता वर्ग। ठीक है, ता हो गया, था, दा, धा, ना और इसके साथ साथ इसमें ला और शा भी आता है दंत वर्ण में। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है और ये काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। आगे देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, ये वाला जो शा है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा या दंत। आंसर आपका रहेगा मूर्धा। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी हो जाएगा, यानी कि मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले शा का जो उच्चारण स्थान आपका है मूर्धा है। यानी कि जब भी हम लोग मूर्धा की बात करेंगे तो मूर्धा में आपका एक तो री आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका ये पूरा टा वर्ग आ जाएगा, पूरा आपका टा वर्ग आ जाएगा और साथ ही साथ इसमें आपका और क्या रहेगा आपको देखने को, और क्या मिलेगा? रा और मिलेगा और ये वाला शा भी आपको देखने को मिलेगा किसमें? मूर्धा में। तो इस बात को यहां पर आपको साथ में ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज और यहां पर आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात क्या है, जब भी हम लोग यहां पर तालु की बात करेंगे, तालु, जब भी हम लोग यहां पर तालु की बात करेंगे, तालव में यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो यहां पर आपका छोटा ई, बड़ा ई, साथ में आपका ये पूरा चा वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया साथ में। ठीक है, और इसके साथ साथ चा वर्ग के साथ साथ आपका या और शा, ये वाला या और ये वाला शा,
ये आपका तालु में देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि मूर्धा। तो इन बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है तीसरा, इनमें से कौन सा आपका वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा? इसका आंसर ए रहेगा, बी, सी या डी। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी को पता है अंतस्थ में 4 आते हैं, या आता है, रा आता है, ला आता है और आपका वात, ये चारों आपके अंतस्थ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 4, इनमें महाप्राण ध्वनि कौन सी है? महाप्राण की बात की गई है, तो आंसर आपका रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घा। एक बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और नंबर 4 का जो वर्ण है और आपके जो समस्त ऊष्म वर्ण हैं, ये हमेशा महाप्राण में आते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 5, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 3? आंसर इसका रहेगा यानी कि 5। अब आपको सभी को पता होगा कि आपका जो प्रत्येक वर्ग है उसका लास्ट वाला आपका जो वर्ण है उससे हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है। यानी कि अनुनासिक व्यंजन, इनकी जो गणना है वो आपकी अनुनासिक व्यंजन में होता है। जैसे कि आपका अंगा हो गया, ठीक है, आपका जो है इया हो गया, इसके अलावा आपका अड़ा हो गया, ना हो गया आपका, और एमा, ये आपके 5 के 5 इसमें आते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 6, इनमें से कौन सा आपका कंठ ध्वनि है, यानी कि जिसको हम लोग कंठ से बोलते हैं? तो आंसर आपका रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि का वर्ग। ये पूरा का वर्ग आपका किसमें? कंठ में आता है, ठीक है। तो इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 7 की हम बात करेंगे, इनमें से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल भी संयुक्त व्यंजन यहां पर नहीं रहेगा। 4 यहां पर आपके संयुक्त व्यंजन है। ये छतरी वाला छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, और इसके अलावा आपका यहाँ पर जो है श्रा हो गया। ये 4 आपके किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया अगला, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया अगला, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। यहां पर क्या बोला गया है? इनमें से कौन सा आपके ओष्ठ है? आगे यहां पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक ओष्ठ्य ध्वनि है? 4 आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। आंसर आपका रहेगा भा। तो आप सभी को पता है जब भी हम ओष्ठ्य की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या क्या आता है? इसमें आपका छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, और आपका पा वर्ग आ जाएगा। कौन सा? आपका पा वर्ग पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक। किसमें? आपका ओष्ठ्य में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 9, निम्नलिखित में से कौन सा आपका दंत ध्वनि है? आंसर ए रहेगा आपका, बी, सी या डी? तो सिंपल से इसका आपका धा रहेगा, ये आपका दंत ध्वनि में आ जाएगा। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका ये पूरा जो तावर्ग हो गया, और तावर्ग के साथ साथ आपको ला और सा भी ध्यान रखना। ये ला और शा ये आपके दंत में आते हैं, ठीक है। पूरा तावर्ग हो गया और ला और शा हो गए आपके किस में आते हैं? आपके ये दंत ध्वनि में आपका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 10, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? इनमें से कौन से स्वर को बोला गया है संयुक्त स्वर? तो कल हम लोगों ने इस पे बात किया था, कल हमने आपको ये समझाया था प्रीवियस क्लास में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। आपके 4 होते हैं संयुक्त स्वर। कौन कौन सा होता है? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, और ये नंबर 4। ये 4 आपके होते हैं जिनको यहां पर आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया है अगला, हिंदी वर्णमाला की बा ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला की बा ध्वनि, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो बा ध्वनि है क्या? ये आपका ओष्ठ्य है, दंत है, तालव्य है, ये आपका ये मूर्धन्य है। तो ये किस में आएगा? ये आपका ओष्ठ्य में आ जाएगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आप सभी को पता है कि आपका पूरा पूरा जो आपका पा वर्ग है वो इसी में आता है, पा वर्ग, ठीक है। और ये काफी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहां पर बन जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि एक वर्गीय व्यंजन यहां पर नहीं है। तो वर्गीय व्यंजन यहां पर कौन सा नहीं रहेगा? ये आपका क्वेश्चन नंबर है 12, चा, का, ता और हा। तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि हा। ये आपका एक वर्गीय व्यंजन में नहीं आएगा, ठीक है।
क्योंकि आपको पता है जब भी हम वर्गीय व्यंजन की बात करेंगे तो आपके 25 होते हैं, जो कि का से लेकर मा तक होता है, ठीक है। और ये हा की हम लोग बात करेंगे, ये आपका एक ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। हा किसमें आएगा, ये आपका एक ऊष्म व्यंजन में आपका हा आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13। 11 लावा व्यंजनों को क्या बोलते हैं, इनको कहते क्या है, तो यानी कि आपका ये अंतस्थ व्यंजन हम इसको कहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन फिर आपका पूछा गया, सेम क्वेश्चन कई कई बार पेपर में आपका रिपीट होता रहता है, तो यहां पर आपका रिपीट किया गया, यहां पर बोला कि नहीं है, 14 नंबर क्वेश्चन नहीं है, यानी कि सिंपल सा आपका हाथ जो है ये आपका ऊष्म व्यंजन में आता है, किसमें आता है, ये आपका ऊष्म में आता है, तो यही आपका नहीं रहेगा। बाकी या हो गया, रा हो गया, ला और वा, ये चार के चारों आपके अंतस्थ में आते हैं। चलिए आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 15। 11 लावा व्यंजनों को क्या बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया यहां पर 16। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो हिंदी वर्णमाला में जब भी हम लोग ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनों शा और हा, ये किस में आते हैं आपके, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं, और ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया है 17 कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, आपको यहां पर ये बताना है। तो आंसर आपका ए रहेगा, इसका बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका डी रहेगा, तो उन्हें हम लोग अघोष बोलते हैं, ठीक है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को हम लोग अघोष बोलते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन पैदा होता है उन्हें हम लोग सघोष कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण, और जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से ज्यादा हवा निकले उसे हम लोग बोलते हैं महाप्राण। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 18। यहां पर ये बिंदी है, आ के ऊपर बिंदी है, ये आ के ऊपर ऐसे बिंदी है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपको ये बताना है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं अनुस्वार कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। तो अंक व्याकरण के अनुसार अनुसार है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। कौन सा ध्वनि आपका तालव्य है, आपको यहां पर तालव्य ध्वनि को बताना है, इन चारों में से कौन सा रहेगा तालव्य, यानी कि यहां पर बात किसकी की जा रही है, ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी कि जा। इसमें छोटा ई आता है, बड़ा ई आता है, ठीक है। तालव्य में आपका पूरा चा वर्ग आ जाता है इसमें तालव्य में, ठीक है, और चा वर्ग के साथ साथ में या और शा भी आता है, ये सारे आपके किस में आते हैं, तालव्य में आते हैं, ठीक है। नंबर 20 की बात करेंगे, रिवर्ण व्याकरण के अनुसार क्या है, रिवर्ण व्याकरण के अनुसार क्या है, आपको ये बताना है। ये आपका स्वर में आएगा, ठीक है, मूल स्वर में आता ना। जब भी हम लोग मूल स्वर की बात करेंगे तो मूल स्वर आपके चार होते हैं, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये चार आपके मूल स्वर में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, महाप्राण ध्वनि इन चारों में से कौन सा है, आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घा रहेगा। आप सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और समस्त आपका जो ऊष्म वर्ण है, आपका महाप्राण में आता है। 22 की हम लोग बात करेंगे, ऊष्म वर्ण कौन सा है, तो आंसर आपका इसका सी रहेगा, यानी कि तीनों श और हा। नंबर 23 की हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तालु से करते हैं। तो जब भी हम तालु की बात करेंगे तो आंसर आपका रहेगा इसका छा रहेगा। आप सभी को पता है कि इसमें क्या आएगा, आपका तालु में छोटा ई, बड़ा ई, चा वर्ग और या और शा, ये सब आपके तालु में आते हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो कि हमने आपको बता दिए हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भागों में हमने जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे गए इंपॉर्टेंट, वो सारे हमने। आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यहां पर आपको समास बताना है कि इसमें कौन सा आपका समास यहां पर रहेगा। आंसर इसका क्या रहेगा, आपका अविभाव समास, ठीक है। क्या रहेगा आपका अविभाव समास, मतलब सिंपल सा है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, वहां पर क्या होता है, आपका अविभाव समास होता है। जैसे यहां पर आपका है यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार, ठीक है। नंबर दूसरा क्वेश्चन, नीलांबर में
कौन सा यहाँ पर आपका समास है, आपको ये बताना है। नीलांबर में समास कौन सा है? आंसर आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या आपका डी रहेगा। आंसर रहेगा यहाँ पर जो है कर्मधारय समास। नीलांबर यानी कि नीला है जो अंबर, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 3, प्रतिमान में समास है। तो प्रतिमान में समास कौन सा है? प्रतिमान। तो यहां पर क्या है? प्रति, यानी कि आपका हो जाएगा यहां पर अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। प्रतिमान, इसका अगर हम लोग शब्द का समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक मान आएगा, प्रत्येक मान, प्रतिमान, ठीक है। इसका पूर्व पद क्या है? आपका प्रति है, जो कि प्रधान है, और अव्यय आपका शब्द है। तो यहां पर आपका अव्ययभाव समास आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 4 देखिए, समास के पदों को अलग करने को हम लोग क्या बोलते हैं? समास के पदों को अलग करने को हम लोग क्या कहते हैं उसको? आंसर आपका रहेगा यहां पर सामासिक विग्रह बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? सामासिक विग्रह बोलते हैं। तो समास के पदों को अलग करना सामासिक विग्रह कहा जाता है। जैसे कि आपका है राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण। जैसे आपका है पीतांबर, यानी कि पीला है, अंबर जिसका, पीतांबर, इस तरीके से, ठीक है। नंबर 5 पर आएंगे, कौन सा यहां पर आपका तत्पुरुष समास नहीं है? तो जो नहीं रहेगा आपको उसको बताना है। तो पहला है कि पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम। देशाटन, तो देश में आटन, आटन मतलब होता है घूमना। कुल श्रेष्ठ, तो कुल में श्रेष्ठ। धर्म भ्रष्ट, तो यही यहां पर आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अधिकरण में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर होगा, यहां पर क्या होगा, यानी कि धर्म से भ्रष्ट, यहां पर से आएगा, ठीक है। क्या आएगा? यहां पर आपका से आ जाएगा, ठीक है। तो धर्म भ्रष्ट में अधिकरण तत्पुरुष समास आपका नहीं होगा, यहां पर आपका अपादान वाला होगा, ठीक है। अपादान वाला होगा, अपादान तत्पुरुष समास आपका होगा नंबर डी वाले में। तो यही यहां पर आपका जो है अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें नहीं होगा, ठीक है। नंबर 6 देखिए, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में समास कौन सा है? गंगा तट पर कुछ लोग क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे, ठीक है। अब यहां पर गंगा तट की हम लोग बात करेंगे, इसमें कौन सा आपका समास है? यानी गंगा का तट। आंसर हो जाएगा यहां पर सिंपल सा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। नंबर 7 देखिए, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूं। तो यहां पर है चरण कमल, तो सिंपल सा आंसर आपका रहेगा कर्मधारय समास, ठीक है। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है, यानी कि चरण के समान कमल। एक बात आपको सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। अगर यहां पर हम इसका विग्रह करेंगे चरण कमल का, तब क्या आएगा यहां पर कि चरण के समान कमल, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। रीना, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नंबर 8 देखेंगे, तिरंगा में समास कौन सा है? तिरंगा। अगर यहां पर हम लोग तिरंगा की बात करेंगे तो यहां पर इसमें क्या रहेगा आपका द्विगु समास का हो जाएगा, क्योंकि एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है, जैसे कि तिरंगा, 3 रंगों का समाहार यहां पर आपका है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष के योग से समास कौन सा बनता है, आपको यहां पर यह बताना है। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। बहुत बढ़िया, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि कर्मधारय समास आपका बन जाएगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हमने बोला महान है जो देव, ठीक है, महान है जो देव। तो इसी तरीके से आपके बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण बन जाएंगे, ठीक। जैसे कि आपका यहाँ पर चरण कमल हो गया, और यहाँ पर बहुत सारे आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे, ठीक है, कर्मधारय समास के। तो कहीं पर आपको उपमान उपमेय देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको विशेषण और विशेष देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका 10 है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, बहुव्रीहि या कर्मधारय, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है यहाँ, यानी कि वहां पर क्या होगा, फिर वहां पर आपको हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब देखो, जैसे इसका एक बहुत ही बड़े इसका एक उदाहरण है, जैसे महादेव वाला है, महादेव, ठीक है।
कर्मधारय में आपका आ जाता है ना महादेव, यानी कि महान है जो देव, यानी कि महान क्या है, महान आपका है विशेषण और देव आपका हो जाएगा विशेष। ठीक है, तो विशेषण विशेष का एकदम बहुत बढ़िया आपका एक उदाहरण बन जाता है महादेव वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। हाँ, पीडीएफ में आपको भेज नहीं पाया, ठीक है, पीडीएफ देखो मैं आज ही आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हमेशा जब भी हम लोग उसका विग्रह करते हैं, ठीक है, जब समास से विग्रह करते हैं तभी हमें पता चलता है कि इसमें हम कौन सा समास टिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो भी पेपर बनाता है उसको हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या तो ऑप्शन में बहुरी दे या तो फिर कर्मधारय ही दे, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब बच्चा क्या सोचता है, बच्चा उसका कैसे विग्रह करता है वो तो बच्चे पर डिपेंड करता है, और विग्रह करने पर ही पता चलेगा कि इस केस में बहुरी हम टिक करेंगे या कर्मधारय टिक करेंगे। तो ये बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अव्ययीभाव समास आपको बताना है, इसमें से किस में रहेगा। ठीक है, तो आंसर इसका रहेगा अव्ययीभाव समास क्या रहेगा, यहां पर देखेंगे तो आपका इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आजीवन। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, आजीवन इसमें आपका क्या रहेगा अव्ययीभाव। बाकी पाप पुण्य, तो पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य द्वंद्व हो जाएगा आपका। ठीक है, घुड़सवार, घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार, तो ये तत्पुरुष में चला जाएगा। अब जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर, अब पीताम्बर का जब हम इसका जो समास विग्रह करेंगे तो पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु, तो हम बहुरी कर देंगे। तो यहीं पर दिक्कत होता है कर्मधारय और बहुरी में कि आप उसका विग्रह क्या कर रहे हैं। ठीक है, भरपेट में समास क्या है, भरपेट की बात करेंगे तो अव्ययीभाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुरी है। भरपेट में कौन सा आपका समास रहेगा, ये नंबर 11 क्वेश्चन है, ये नंबर आपका 12 है। ठीक है, भरपेट में बिल्कुल ठीक है, आपका यहाँ पर अव्ययीभाव ही रहेगा। नंबर 13, अब पीताम्बर, अब देखो पीताम्बर यहाँ पर है, अब यहाँ पर पीताम्बर है, तो अब इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, आपका डी रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये नंबर 13 है, और 13 में आपका बी हो जाएगा, यानी कि बहुरी। बहुरी को हमेशा वेटेज देते हैं। ठीक है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम लोग बहुरी समास कहते हैं। जैसे कि पीताम्बर, पीत यानी कि पीला है, अंबर यानी कि वस्त्र जिसका अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 14 आपका है सरासर में कौन सा समास है, सरासर, तो द्वंद्व रहेगा, द्विगु रहेगा, अव्ययीभाव रहेगा, या आपका इसमें जो है तत्पुरुष रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऑप्शंस ऊपर नीचे देख के टिक करिएगा। बिल्कुल ठीक है, इसका आपका रहेगा यानी कि अव्ययीभाव। नंबर 15 देखेंगे, पद भ्रष्ट। अब ये बहुत आपका सिंपल सा है, पद भ्रष्ट मतलब सिंपल सा क्या है कि पद से भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, तो यानी कि यहाँ पर आपका अपादान तत्पुरुष में आपका चला जाएगा। ठीक है, नंबर 16 देखिए, अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय, तो नाम से आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि इसमें जो है संख्या आ रही है, और जब भी संख्या आती है तो आपको पता है कि वहां पर कौन सा आपका समास होता है। ठीक है, अष्टाध्यायी यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा द्विगु, द्विगु समास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 अध्यायों का समाहार। ठीक है, पहला पद क्या होता है आपका संख्यावाचक होता है। नंबर 17 देखिए, बहुरी आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका बहुरी रहेगा, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। अब अगर यहाँ पर हम लोग बहुरी की बात करेंगे, यहाँ पर किसमें कौन सा आपका रहेगा बहुरी समास किसमें रहेगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर चतुर्भुज। बिल्कुल ठीक है, देखो दिए गए विकल्पों में आपका जो बहुरी है वो यहाँ पर आपका सी में आपको हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। बाकी पंचवटी में आपका द्विगु हो जाएगा, करोड़पति में यानी कि तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, और चरण कमल में आपका कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, तो बचता आपका ऑप्शन नंबर सी। नंबर 18 देखिए, बहुरी समाज की अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर कौन सा बहुरी के अंतर्गत आता है, यहाँ पर आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा या आपका डी रहेगा। ठीक है, आपकी क्लास एक थी सुबह जो है 12-15 पर, दोपहर में हमने क्लास लगाया था बीएड का, जो पूरा एक टेस्ट कराना था आपको बीएड और वीडियो पेपर के लिए, तो नेट का दिक्कत था तो मैं करा नहीं पाया था। टॉपिक वाइज मैं आपको हिंदी अलग से कराता रहूँगा और डिटेल में जो आपका मॉक टेस्ट है वो अलग से रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आज हमने समाज टॉपिक चुना था, तो टॉपिक वाइज भी कराता रहूँगा, और जो भी आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट है वो भी मैं आपको कराता रहूँगा, तो दोनों आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुरी वाला यहाँ पर हम लोग इस पर बात कर रहे थे, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, यानी कि वीणा पाणी। ठीक है, यानी कि वीणा है पाण, मतलब पाण मतलब होता है हाथ, तो वीणा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती जी। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 11 बजे। ठीक है, 11 बजे ही लगाएंगे। वैसे मैं 11 पे ही कर रहा था। ठीक है, तो कल से वो 11 पे ही उसको करेंगे, 11 पे ही आपका चलता रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर आपका चक्रपाणी। इसमें समास कौन सा आपका है? चक्रपाणी। तो सिंपल सा अभी आप जैसा आप पीछे करें सेम वैसे क्वेश्चन आप करें, यहाँ पर भी आपका बहुरी हो जाएगा। मतलब क्या है कि पाण यानी कि हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी यहाँ पर आपका रहेंगे। ठीक है, चक्रपाणी, चक्र, चक्र है, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, ऑप्शन सी। धीरे धीरे में यहाँ पर कौन सा आपका समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? ये 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, और ये आपका 1 मिनट 18 19, ये आपका 20 नंबर है। तो धीरे धीरे की हम लोग बात करेंगे। इसमें समास कौन सा आपका है? बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आपका रहेगा अव्ययभाव समास आपको जाएगा धीरे धीरे। 21 पे आते हैं। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे हम कौन सा समास बोलते हैं? पहला पद क्या है? प्रधान। तो जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे हम कौन सा समास बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अव्ययभाव। आंसर इसका आपका सी रहेगा। ठीक है, 22 देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र। तो राजपुत्र में समास कौन सा आपका यहाँ पर रहेगा? राजपुत्र। मतलब सिंपल सी बात है, राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, 22 की बात करेंगे, यहाँ पर रहेगा तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया। 23 देखिए, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? जो पहला पद है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल सा आपको पता है कि आपका जो द्वितीय समास होता है उसी में आपको ये संख्या वाला देखने को मिलता है। 24 देखिए, कर्मधारय समास कौन सा आपका है? इन सभी के अनुसार आपका जो कर्मधारय इसमें कौन सा रहेगा? नील, गगन, त्रिफला, पतझड़ या गांव शहर। देखो यहाँ पर क्या है, नील गगन मतलब नीला है जो गगन, आपको हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। नीला क्या है? आपका विशेषण है। उत्तर पद गगन क्या है? गगन आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, बाकी त्रिफला, त्रिफला में क्या होगा आपका? यहाँ पर इसमें द्विगुच हो जाएगा त्रिफला में। ठीक है, 25 देखिए, गौशाला में समास कौन सा है? गौशाला। गौशाला का अगर हम समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो गौशाला मतलब गाय के लिए शाला, मतलब गो के लिए शाला या गाय के लिए शाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रहेगा तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि बहुरी समास। बिल्कुल आपका आंसर सही है। तो जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम लोग बहुरी समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, गंगा जल शब्द में समास कौन सा आपका है? गंगा जल। तत्पुरुष समास आपका है, द्वंद्व है, अव्ययभाव है, या आपका जो है कर्मधारय समास है। गंगा जल की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका रहेगा तत्पुरुष समास। सिंपल सी बात है, यानी कि गंगा का जल, गंगा का जल यानी कि गंगा जल। तो आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तत्पुरुष समास आपको इसमें देखने को मिलेगा। नंबर 3 यहाँ देखिए, पंचानन में कौन सा आपका समास है? तत्पुरुष आपका है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय आपका है, या द्विगु समास है। पंचानन यानी कि इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो 5 आनन, आनन मतलब होता है मुख, तो 5 आनन है जिसके अर्थात भगवान शंकर, यानी कि ऑप्शन बी बहुव्रीहि आपको हो जाएगा। नंबर 4 क्या है? सतसई शब्द में समास का भेद आपको बताना है। सतसई में कौन सा आपका समास का भेद है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, या आपका द्वंद्व समास। ठीक है, अपूर्व आपका आंसर बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसका जो आंसर आपका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगु समास। आंसर बी आपका रहेगा द्विगु समास। ठीक है, नंबर 5 देखिए, योगदान में समास कौन सा है? योगदान। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो योग का दान। आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? बिल्कुल सिंपल सा आपका रहेगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंबर 6 देखेंगे, देव जो महान है, देव जो महान है, यह किस समास का आपका रहेगा उदाहरण? अब यहाँ पर इसका जो है समास विग्रह करके इसको लिखा गया है, उसके आधार पर आपको बताना है। तब यहाँ पर आपका रहेगा कर्मधारय, देव जो महान है, इसका जो समस्त पद है वो आपको हो जाएगा महादेव। ठीक है, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 7 देखिए, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। त्रिवेणी की बात करेंगे, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। त्रिवेणी की बात करेंगे, इसमें आपका रहेगा द्विगु समास। त्रिवेणी, एक त्रिवेणी का अगर हम समास विग्रह करेंगे मतलब 3 वेड़ियों का समूह। आपको पता है कि द्विगु समास में पहला पद जो होता है, जो आपका पूर्व पद होता है, वो आपका संख्यावाचक में आता है। ठीक है, नंबर 8 देखिए, दिन रात में समास कौन सा होगा? दिन रात में समास कौन सा होगा? दिन रात, तो आपका दिन और रात, दिन रात समास कौन सा आपका यहाँ पर हो जाएगा? सिंपल सी बात है, यानी कि द्वंद्व समास। एक बात यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से
ध्यान में रखना है कि जिस अगर अगर यहाँ पर हम लोग द्वंद्व की बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर द्वंद्व समास की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, दोनों के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है, द्वंद्व वाले में। जैसे कि दिन रात, तो द्वंद्व समास में सभी पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, गौरी शंकर, दिन रात, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर 9 देखेंगे, द्वंद्व समास किसमें है, दशानन, राम रहीम, पंचानन या पीताम्बर। तो राम रहीम, इसमें क्या आपको हो जाएगा यहाँ पर द्वंद्व समास, ठीक है, राम रहीम में क्या आपको हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। बाकी दशानन, पंचानन, पीताम्बर, इनमें आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 10, 10 नंबर क्वेश्चन, सतसाई, सतसाई में समास कौन सा है, सतसाई। तो अगर हम सतसाई की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर है द्विगुण समास, सतसाई, ठीक है। आप सभी को पता है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पर आपका द्विगुण समास होता है, जैसे कि सतसाई मतलब 700 का समाहार, जैसे त्रिकाल, तीनों तीन कालों का योग, पंचवटी, 5 वटों का योग, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नंबर 11, तत्पुरुष समास का यहाँ पर कौन सा आपका रहेगा, उदाहरण आपको ये बताना है। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या है, इसमें आपका रहेगा तत्पुरुष समास, यानी कि राष्ट्र का पति। एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जिस समास का प्रथम पद यानी कि अप्रधान और अंतिम पद अगर प्रधान हो तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल सा, जिस समास का प्रथम पद गौड़ तथा अंतिम पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र का पति, तो इसमें आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास। आजीवन में आपको हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ठीक है, अव्ययीभाव। सादर की बात करेंगे उसमें भी आपका अव्ययीभाव हो जाएगा। निशाचर मतलब जो रात्रि में विचरण करने वाला, तो उसमें आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। नंबर 12 देखिए, दशानन में समास कौन सा है, दशानन में द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। जब भी हम लोग यहाँ पर दशानन की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, आपका बहुव्रीहि रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, दशानन। नंबर 13 देखिए, कमल नयन में समास कौन सा, कमल नयन। तो कमल नयन की अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, कमल नयन, तो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। कमल नयन में आपका रहेगा कर्मधारय समास, क्या रहेगा आपका, कर्मधारय समास। एक बात आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि इस समास में क्या होता है, दोनों पद विशेषण या दोनों पद विशेष या प्रथम पद विशेषण दूसरा पद विशेष, ठीक है, या पहला पद विशेष दूसरा पद विशेषण, तो वहाँ पर क्या होता है आपका कर्मधारय हो जाएगा। जैसे कि आपका कमल नयन हो गया, नील गाय हो गया, इस तरह के आपको बहुत सारे इसके उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। नंबर 14 क्या है, द्वंद्व समास किसमें है, कलम, दवात, माखन चोर, पद भ्रष्ट और आजीवन। तो सिंपल सी बात है, आजीवन की हम लोग बात करेंगे, इसमें आपका अव्ययीभाव रहेगा। पद भ्रष्ट आपका यानी कि पद से भ्रष्ट, इसमें आपका तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। माखन चोर में भी आपका तत्पुरुष हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बचा है, ठीक है। कलम, दवात, इसमें आपका द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, एकदम सही आपका रहेगा। 15 देखिए, यथाशक्ति में समास कौन सा है, यथाशक्ति। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो यानी कि शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। एक बात आपको पता होगा, यहाँ पर आपका रहेगा अव्ययीभाव समास, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का यहाँ पर कौन सा रहेगा, उदाहरण किसका रहेगा, तत्पुरुष की बात की गई है। पीला, नीला, पंचवटी, पीताम्बर और राजकुमार। जब यहाँ पर आप देखोगे डी वाला राजकुमार, राजकुमार में क्या है, यानी कि सिंपल से अगर हम राजकुमार को देखेंगे यानी कि राजा का कुमार राजकुमार, इसमें आपका रहेगा तत्पुरुष समास। पीला नीला में द्वंद्व हो जाएगा, पंचवटी में आपका द्विगु समास हो जाएगा और पीताम्बर में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। तो इसका आंसर नंबर डी रहेगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। शताब्दी में समास कौन सा है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछा, शताब्दी की बात की गई, शताब्दी में समास कौन सा है, शताब्दी में आपका रहेगा यहाँ पर जो है द्विगु समास, शताब्दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 18 देखेंगे, माता पिता में समास कौन सा है, माता पिता में समास कौन सा है, तो आपका रहेगा द्वंद्व समास, माता पिता यानी कि माता और पिता। इसी तरीके से आपका दिन रात हो गया, ठीक है, नदी नाले हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमेशा द्वंद्व समास। नंबर 19 आपका है कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर। आप कंकड़ पत्थर की हम लोग बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी आपको हो जाएगा द्वंद्व समास कंकड़ पत्थर में। नंबर 20 देखिए, आजन्म में समास कौन सा है, आजन्म, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व या बहुव्रीहि। आजन्म, तो जब भी हम बात करेंगे आजन्म यानी कि यहाँ पर भी आपको हो जाएगा अव्ययीभाव समास आपको हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
21 देखिए यहाँ पर, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो वहां पर समास कौन सा होता है? तो जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। क्या होता है वहां पर आपका? द्वंद्व समास होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 22 यहाँ पर दिया गया है। 22 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है राजपुरुष। राजपुरुष में समास कौन सा आपका है? राजपुरुष। राजपुरुष की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, राजपुरुष यानी कि राजा का पुरुष। ठीक है। 23 देखिए, अव्ययभाव समास यहाँ पर कौन सा नहीं है? 23 में अव्ययभाव समास कौन सा नहीं है? तो सिंपल सा, अगर आप 23 देखोगे तो इसका आंसर क्या रहेगा? राजपुत्र, प्रतिदिन, यथाशक्ति और प्रत्येक। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। 24 देखिए, चतुर्भुज में समास कौन सा है? अगर हम यहाँ पर चतुर्भुज की बात करेंगे, इसमें समास कौन सा आपका रहेगा? तो बिल्कुल ठीक है, चतुर्भुज। चतुर्भुज की बात करेंगे यानी कि 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। आंसर नंबर आपका रहेगा बहुरी डी। 25 में क्या है? बीचों बीच में समास कौन सा है? बीचों बीच। तो बीचों बीच में समास कौन सा आपका रहेगा? बीचों बीच। अगर हम बीचों बीच की बात करेंगे, कर्मधारय, अव्ययभाव, द्विगु या तत्पुरुष, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अव्ययभाव समास। 26 देखिए, बहुरी आपको बताना है इनमें से किसमें आपका बहुरी है? चौराहा, नीलकंठ, दूध मुहा और खानपान। 26 देखिए जरा, तो नीलकंठ। नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर। ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ। इसका आंसर नंबर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 27। अगला 27 देखिए, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल सा दिया गया है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर, रीना। ठीक है, आपके आंसर बहुत बढ़िया। इसका आपका रहेगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास आपको हो जाएगा। ठीक है। 28, चरण कमल में समास कौन सा? अब ये आपके पेपर में बहुत बार आया है, चाहे आपका पीसीएस का पेपर हो, चाहे आपका बीएड का पेपर हो, चाहे आपका वीडियो के पेपर हो, यूपी ट्रिपल एससी के पेपर हो, एसआई के पेपर हो, कांस्टेबल कोई भी एग्जाम हो, ये काफ़ी बार आया है। देखो ये आपका ये पीसीएस में भी पूछा गया, प्री में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आंसर आएगा यानी कि कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कर्मधारय। बिल्कुल ठीक है। 29 देखिए यहाँ पर, चौराहा में यहाँ पर कौन सा आपका समास है? चौराहा। अब ये आपका जो है पीसीएस में आया है, बाकी ये भिन्न भिन्न परीक्षाओं में ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, चौराहा की बात करेंगे तो इसका आपको हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। 29 के बाद 30 देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो फिर से सेम क्वेश्चन फिर से कर दिया गया रिपीट अगले पेपर में। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आपका रहेगा द्विगु समास 30 में। 31 में क्या है? यथा रुचि। यथा रुचि में समास कौन सा है? यथा रुचि में समास कौन सा? आपका तत्पुरुष है, बहुव्री है, अव्ययभाव है, या आपका द्वंद्व समास है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आपको हो जाएगा अव्ययभाव। 32 देखिए, आपको बताना है कि तत्पुरुष समास यहाँ पर कौन सा नहीं है, मतलब उसका उदाहरण नहीं रहेगा तत्पुरुष का। ठीक है, आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका डी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम तत्पुरुष की बात की गई है, आजन्म। आजन्म आपका क्या रहेगा? अव्ययभाव में चला जाएगा। आजन्म किस में चला जाएगा? अव्ययभाव। ठीक है, यानी कि जन्म पर्यंत, यानी कि जन्म से लेकर। बिल्कुल ठीक है। 33 देखिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ लिया गया है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसका नहीं है, तो 33 वाला है। ठीक है, पीताम्बर में समास कौन सा? पीताम्बर। पीताम्बर में समास कौन सा है? द्विगु रहेगा, अव्ययभाव रहेगा, कर्मधारय या बहुव्रीहि रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आयोग पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस को क्यों पूछता है, मेरे समझ में नहीं आता है। या तो एक ही ऑप्शन दो, और या तो फिर क्वेश्चन ऐसा मत दो जहां पर दो ऑप्शन टिक हो सकते हैं। ठीक है, तो पीताम्बर की बात करेंगे। ठीक है, जब आपको दोनों देखने को मिलेगा ना, कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों रहेगा, तो हम बहुव्रीहि को टिक करेंगे हमेशा। ठीक है, वेटेज हम लोग बहुव्रीहि को देंगे। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आयोग को ऐसे क्वेश्चंस में एक ही ऑप्शन को देना चाहिए, लेकिन वो दोनों देता है। ठीक है, पीताम्बर शब्द में कर्मधारय समास भी होता है, लेकिन अगर जब ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों लिखा होगा, तो फिर हम लोग बहुव्रीहि को वेटेज दे देंगे। ठीक है, इस बात को आपको